नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्मचारी आंदोलन का आगाज़ तो हुआ, वहीं पे बीच में मानसून सत्र आ गया तो सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने और उनके साथ जो एसोसिएट थी, उनका कहना था कि हम तब तक इस आंदोलन को टाल रहे हैं और वो काले बिल्ले लगाकर अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। डीए और एरियर की मांग पे वो अडिग हैं कि वो मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। इसी बीच वेतन देने के लिए भी सरकार को समय लग गया, 5 तारीख को वेतन मिला और आज 10 तारीख को पेंशन मिली। तो ये हालात हैं सरकार के। इसी बीच सभी राजनेता चुप हैं कर्मचारी आंदोलन को लेके, कोई भी मंत्री टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई विधायक टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई चेयरमैन टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन जो 21 तारीख को जो गेट मीटिंग हुई सचिवालय में, सारे कर्मचारी सड़क पे उतरे और उन्होंने सरकार के खिलाफ खासकर अफसरशाही, मंत्री, सीपीएस की फिजूल खर्ची को लेके जो उन पे हमले बोले और कर्मचारियों के भत्ते और ये रोके जाने पे सवाल उठाए थे। उसके बाद अगले दिन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी कर्मचारियों पे हमला बोल देते हैं। बाकी कोई बात नहीं करता लेकिन वो कहीं न कहीं एक मीडिया को बाइट दे देते हैं और फिर विवाद पनपता है। 24 तारीख को फिर गेट मीटिंग होती है, तो धर्मानी जी के खिलाफ खुलकर कर्मचारी नेता जहर उगलते हैं। अब उसके बाद नोटिस जारी होता है, सचिवालय प्रशासन नोटिस देता है, 4 कर्मचारी नेताओं को उनके जवाब भी दे दिए जाते हैं। लेकिन अब राजेश धर्मानी विधानसभा में विशेषाधिकार हनन यानी प्रिविलेज मोशन ले आए हैं 5 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ और प्रिविलेज मोशन पर विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज 10 तारीख को विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। वो इसके बाद अपनी जनरल हाउस की मीटिंग बुलाकर निर्णय लेंगे कि आगे आंदोलन को किस हद तक ले जाना है। इसी बीच पेंशनर भी आंदोलन कर रहे हैं। कहीं न कहीं राजेश धर्मानी जी ने इसमें या तो जानबूझकर वो कूदे हैं या कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि सरकार की कोई मंशा है कि इस तरह के बैरिकेड्स कानून की आड़ में खड़े कर दिए जाएँ कर्मचारियों के दाएँ-बाएँ ताकि वो इस आंदोलन को रोक लें और ये आंदोलन आगे ना बढ़े। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस जो प्रिविलेज मोशन है इसका हश्र क्या होगा और क्या है इसका ये होगा। तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, घनश्याम शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। तो प्रवीण जी, जिस तरह की लड़ाई क्योंकि पूरी सुक्खू जी की कैबिनेट जो पूरी है, चुप है, खामोश है, किसी ने कुछ नहीं बोला। उल्टे विक्रमादित्य ने एक अपने ट्वीट ज़रूर किया था कि कर्मचारी हमारे अभिन्न अंग हैं और हम कर्मचारियों के साथ हैं। लेकिन इसी बीच धर्मानी जी ने पहले एक बाइट दी, उसके बाद अब वो सीधे प्रिविलेज मोशन ले आए हैं। शायद ये कर्मचारी संगठन के नेताओं के खिलाफ पहली बार विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला लाया गया है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आगे? जी। डॉक्टर साहब, इस मामले को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। पहला तो ये कि प्रिविलेज मोशन आखिर है क्या? और दूसरा कि आखिर सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सके। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ये आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार, विशेष शक्तियाँ और विशेष अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 194 विधानसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार और विशेष शक्तियाँ देता है। अगर उनके जी, खिलाफ कहीं गलत आचरण होता है, उनके गरिमा के खिलाफ कोई गलत आचरण होता है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष के पास इसके तहत शिकायत कर सकते हैं और इसमें उनको जो उनके अधिकार का हनन करता है, उनको सज़ा दी जा सकती है। परंतु इसमें बहुत बड़ी विडंबना है कि जब से भारतीय संविधान बना है, ये आर्टिकल तो बना है, परंतु इस आर्टिकल को आज तक कोडिफाई ही नहीं किया गया है, यानी संहिता ही नहीं बनी है। अगर जब कोड नहीं बनेगा तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएँगे कि किस आचरण को जो है विशेषाधिकार के हनन के तहत लाया जा सके और किस आचरण को जी, नहीं लाया जा सके। अब आती है दूसरी बात कि आखिर क्या कारण रहे होंगे कि सरकार को ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस कर्मचारियों को देना पड़ा, यानी धर्माणी जी को। जहाँ तक धर्माणी जी की बात है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत रिफाइंड पॉलिटिशियन है।
परंतु इस पूरे मामले को अगर ध्यान से देखा जाए, तो सरकार की जो वर्तमान सरकार है, उसके जो कार्यप्रणाली है, अगर उसको आप पिछले 1.5 वर्ष के अंदर देखेंगे, तो आप पाएँगे कि कहीं न कहीं किसी भी आंदोलन को पहले उन्होंने बातचीत की ऑफ़र दी है। अगर कर्मचारी संगठनों ने उस ऑफ़र को नहीं माना है, तो वर्तमान सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस आंदोलन को कुचला है। और एक जी, उदाहरण जिला परिषद के कर्मचारियों का आपको ध्यान में होगा कि पहले बिल्कुल लंबे समय तक पटवारी कानूनगो व्यक्तिगत संघ का भी है, बिल्कुल। पटवारी कानून को संघ का भी है कि पहले तरीका वही है कि पहले बातचीत के ऊपर टेबल के ऊपर आ जाओ, हम आपकी मांगे मानेंगे। अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होते तो हम सख्ती करेंगे। जिला परिषद के कर्मचारियों के आंदोलन को इसी तरह से दबाया गया। वही सेम असर जो है वो कर्मचारी इनके जो पटवारी कानून को संघ के कर्मचारियों का भी हुआ। सरकार को भी लग रहा है कि वहां तो हम दबा सकते थे, परंतु यहाँ पे मामला जो है वो शिमला का मामला है। कहीं सरकार की पूरे कार्यप्रणाली ठप ना पड़ जाए, क्योंकि सारी सरकार जो चलती है वो सचिवालय से ही चलती है। ऐसे जी, कंडीशन के ऊपर मुझे ये लगता है कि सरकार ने बहुत सोच समझ के विशेषाधिकार नोटिस दिया गया है। और मुझे ये भी मुझे लगता है कि कर्मचारियों को इस बात का एहसास है कि अगर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, तो कार्यवाही कहीं न कहीं विधानसभा में होगी और ये बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, जिस तरह से आम न्यायिक प्रक्रिया में होता है। यहाँ पर ये कार्यवाही बहुत तेजी से होगी और ऐसे कंडीशन के ऊपर जो है उनको सजा दी जा सकती है और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब इस पूरे मामले को अगर हम लोग देखा जाए, अगर पूरे मामले को हम लोग देखें, जी, तो क्या ये ठीक है जी प्रवीण जी। या गलत है? तो सबसे सबसे बड़ी बात तो है कि जहां अगर विशेषाधिकार हनन है, जिसको प्रिविलेज मोशन कहते हैं, इसका नोटिस दिया कब जाना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है इसका नोटिस तभी दिया जाना चाहिए जहां कहीं किसी कर्मचारी, किसी व्यक्ति के द्वारा विधायिका के कार्य का प्रणाली के ऊपर रुकावट खड़ी की जा रही है। जी, अगर व्यक्तिगत आरोपों के खिलाफ या व्यक्तिगत अहम या व्यक्तिगत ईगो के चलते जो है हम इस तरह से प्रिविलेज मोशन का नोटिस देते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारेगी। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले राम कुमार जी ने भी एक एसपी बद्दी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया हुआ था। दिया, उससे बिल्कुल पहले अभी दिया। कुछ विधायकों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का विधानसभा में हुआ है। अगर यही चलता रहा तो ये सरकार जो है, सरकार के ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि ये सरकार खास लोगों की सरकार है और खास खास सरकार है और खास लोगों के लिए सरकार है। प्रिविलेज गवर्नमेंट फॉर प्रिविलेज्ड पीपल, ये आम लोगों की सरकार बनकर नहीं रह पाएगी। और दूसरा एक और बात है, भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर कर्मचारियों को ये अधिकार है कि वो अपने खिलाफ किसी भी चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो हमें उनके इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं कर्मचारियों से भी यही आग्रह करना चाहता हूं कि ठीक है, आपको लगता है कि आपका जो अधिकार है, उन अधिकारों का हनन हुआ जा रहा है, आपकी कुछ मांगे नहीं मानी जा रही है, परंतु आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इस प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं। आपको किसी की गरिमा के खिलाफ इस तरह से बयान देने का भी तो ये अधिकार नहीं है। अगर आप उन बयानों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो कर्मचारियों के पार्ट के ऊपर बहुत नहीं, बड़ी गलती। नहीं, प्रवीण जी, लेकिन 21 तारीख को जो हुआ उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का कुछ नहीं था। वो अधिकारियों के खिलाफ उनका गुस्सा ज़्यादा था कहीं न कहीं। लेकिन जब धर्मानी जी ने अगले दिन बयान दिया, उसके बाद स्थिति बिगड़ी और 24 तारीख को फिर सबने धर्मानी जी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे उनके खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया और कर्मचारियों से आह्वान कर दिया कि इनके खिलाफ अब वो माहौल तैयार करना है और ताकि अगली बार ये जीत कर विधानसभा ना पहुँचे। मामला तब गड़बड़ाया है बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये लक्ष्मण रेखा है और दोनों ही पक्षों को इस बात का जो है एहसास होना चाहिए। धर्माणी जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये है कि उनका एक कदम जो है सरकार के लिए भारी पड़ गया। परंतु सरकार का ये सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले पहले कहा कि आंदोलन को किसी न किसी रूप में हम लोगों को रोकना है या उन लोगों को रोकना है, तो उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की है। पर दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है,
कि उनकी मांगे जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी मांगे जायज नहीं है, परंतु कुछ स्तर के ऊपर उनको बयानबाजी के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। हालांकि ये जी। उनका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, परंतु ये अभिव्यक्ति कहां तक जायज है, इस चीज का हमेशा लक्ष्मण रेखा की सीमा को लांघना नहीं चाहिए। वही जी, बात मैंने अंत में कही कि सरकार को भी समझना चाहिए कि सरकार धीरे धीरे 15 महीनों के अंदर ये प्रिविलेज गवर्नमेंट बन चुकी है, ये आम आदमी की सरकार अब नहीं रही है, ये जी, कुछ विशेष लोगों की सरकार बन के रह गई है। प्रिविलेज गवर्नमेंट फॉर प्रिविलेज पीपल, इसको मैं यही कहना चाहूंगा, और सरकार को इस तगमे से बचना चाहिए। जी, घनश्याम जी जुड़े हैं हमारे साथ। घनश्याम जी, कड़वाहट जो है कर्मचारियों में और सरकार के साथ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जबकि यही कर्मचारी, चाहे वो ओपीएस के नाम पे सरकार को लाए, चाहे जितने भी कर्मचारी संगठन थे और तब के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सबके साथ वायदे करते थे। कोई भी संगठन की कर्मचारी संगठन की मांग होती कि सत्ता में आने के बाद आपकी ये मांग भी मान ली जाएगी, और अधिकतर मांगे इन्होंने अपने हिमाचलियत और हम जो घोषणा पत्र था चुनावी उसमें शामिल भी कर लिया लगभग सभी मांगों को। अब सरकार का एकदम से कड़वाहट जैसा कि प्रवीण जी ने कहा है कि संबंध अब मधुर नहीं रह रहे, और नौबत यहाँ तक आ गई कि विशेषाधिकार हनन का मामला पहुंच गया विधानसभा के अंदर, और एक मंत्री लाए। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी आंदोलन को कुचलने का भी ये प्रयास हो सकता है कि ऐसी स्थिति ला दी जाए। पहले भी चाहे वो जिला परिषद कर्मचारी, उनके साथ भी ये स्थिति हो चुकी है, और पटवारी कानूनगो संघ के साथ भी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं कर्मचारियों को भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा उनके लिए भी है, वो भी उन्होंने लांघी है, ये भी प्रवीण जी का कहना है। तो अब अगर इस तरह की स्थिति आ गई है, तो प्रदेश के हालात आगे कैसे रहेंगे? क्या कर्मचारी सरकार को पूरी तरह से साथ दे पाएँगे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए? जी, घनश्याम जी। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रदेश के अंदर उस प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जी। ये थ्री टायर सिस्टम है। सरकार कोई नीति बनाती है, विधानसभा के अंदर, कैबिनेट के अंदर, अधिकारी उसको लेके आते हैं और कर्मचारी उसको धरातल पर उतारते हैं। फील्ड पर काम करने का सिर्फ मैकेनिज्म कर्मचारियों के पास होता है। और जब भी कहीं पर भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपस में जी, अगर सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे, तो जी, प्रदेश की तरक्की जो है वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है। भाई प्रवीण जी की मैं बात से बहुत सहमत हूँ। आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि प्रदेश का कर्मचारी अपने कार्यालय को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके बाहर क्यों आया है? ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? डॉक्टर साहब, इस सरकार को बने हुए लगभग 19 महीने का समय हो गया है, जी, और शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ संवाद होता है, वहाँ तरक्की होती है, और जहाँ विवाद होता है, वहाँ तरक्की नहीं होती है। इस सरकार ने 19 महीने के अंदर किसी भी कर्मचारी संगठन के साथ या पूर्व कर्मचारी संगठन के साथ कोई संवाद करना या उनके साथ बातचीत करना, बैठना जरूरत नहीं समझी। जबकि सत्ता में आने से पहले इसी सरकार का, इसी पार्टी का जो घोषणा पत्र था, जैसे आपने भी इस बात को इंडोर्स किया है कि हर चीज को उन्होंने इसमें कॉर्पोरेट किया था कि हम हर चीज को इम्प्लीमेंट करें। लोगों ने बात मान ली। कर्मचारी चाहे ओपीएस के बहाने ले कई चीजों को लेकर के कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और सरकार बनाई। लेकिन 19 महीने के अंदर अगर सबसे बड़ी दुर्दशा किसी वर्ग की पूरे प्रदेश में हुई है, तो प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की हुई है। अब जब 19 महीने तक सरकार किसी की बात को सुनेगी नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कहा कि जब आदमी पाँव में जूता डालता है और उसमें से कील चुभती है, तो वो जूते वाले को ढूंढता है कि भैया इस कील को ठीक कर दो। यहाँ तो कील ठीक करने के बजाय और कील ठोक दी गई। तो अपनी आवाज को रखना ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, और इसका अधिकार हमें कानून और संविधान देता है। अगर अपने दुख और संकट की बात को हमारे प्रदेश सेक्रेटरीट सचिवालय के कर्मचारियों ने, चाहे पटवार कानूनगो संघ रहा हो, चाहे हमारे जिला परिषद के कर्मचारी रहे, उन्होंने उठाया तो क्या गुनाह किया? अगर परिवार के अंदर परिवार के किसी व्यक्ति को समस्या होती है, तो वो अपने बाप से बात करता है, परिवार के मुखिया से बात करता है। और जब मुखिया उसकी बात को नहीं सुनता, तो परिवार में भी विवाद होता है।
ये तो बहुत बड़ा परिवार है। हिमाचल प्रदेश की सरकार और कर्मचारियों का बहुत विस्तृत और बृहत परिवार है। अगर इसके अंदर जब परिवार की बात नहीं सुनी गई तो कर्मचारियों ने अपना रास्ता निकाला। लेकिन मैं हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर भाई प्रवीण जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो प्रिविलेज मोशन सरकार लेके आई। हैरानी की बात है। क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? किसी भी आंदोलन को कुचलना ये सरकार की नाकामी को दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है। लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में, प्रशासन को चलाने में सरकार फेल होती है, तब वो तानाशाही का रवैया अपनाती है। और ये सच है कि 19 महीने के अंदर जब से सुखविंदर सुक्खू जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही है डॉक्टर साहब, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार आज दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार के मंत्री ने कर्मचारियों के साथ नहीं किया। ये सच्चाई है। और अगर जी घनश्याम जी, घनश्याम जी, जो जी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज जितना सरकार ये अपना तानाशाही का रवैया अपना रही है, प्रदेश के कर्मचारी और देखिए आज आज सरकार के साथ कौन खड़ा है, मुझे एक बात बताएं आप। प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक पूर्व कर्मचारी आपके सामने एजिटेशन पर है। वरिष्ठ नागरिक प्रदेश के 70 और 75 साल 80 साल के लोग सड़कों पे धरने दे रहे हैं। कल हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को सरकार की 19 महीने की कारगुजारी का मेमोरेंडम दिया राज्यपाल महोदय जी को। अब हमने ये भी निवेदन किया कि ये सरकार अपना विश्वास जो है वो प्रदेश की जनता से खो चुकी है और इस सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया। जी अब घनश्याम जी, अब जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि संवाद नहीं हो रहा है, सरकार संवाद करना नहीं चाहती है, क्योंकि सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने संवाद की बार बार की हमें बुलाया जाए और वार्ता की जाए, वो वार्ता नहीं हुई उनके साथ अब तक, और इसलिए वो काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं और आगे वो सामूहिक अवकाश पे भी जाने के लिए अब जनरल हॉल में तय करेंगे। यानी कि जो प्रशासनिक संरचना है हमारे प्रदेश की, उसका जो दिल है वो सचिवालय है, वो धड़कना कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। तो क्या इस तरह की तैयारियां हो रही हैं क्या? देखिए, दो बातें हैं। सरकार का नजरिया क्या है? पहली बात तो ये कि सरकार का नजरिया क्या है। सरकार की नीति और नियत में कहीं ना कहीं खोट है। अगर सरकार की नियत प्रदेश की जनता और प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति ठीक होती तो उनको प्यार से बुलाते, बैठ करके वार्ता करते और वार्ता करके बात को समाप्त हो जाती है। ये हम भी जानते हैं, मैं भी कर्मचारी राजनीति में रहा हूँ। अब सरकार कर्मचारियों को वार्ता करी, ठीक कहा पहले रात ने भी कहा और प्रवीण जी ने भी कहा कि पहले सरकार उनको बुला रही है फिर डरा रही है। डराने के जमाने चले गए। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं और जिस दिन सचिवालय के अंदर लॉकडाउन हो गया, मैं आज कह रहा हूँ डॉक्टर साहब इस आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन कर्मचारियों ने, सचिवालय के कर्मचारियों ने लॉकडाउन कर दिया, वो दिन सरकार का आखिरी दिन ही साबित होगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि प्रदेश का पूरा कर्मचारी वर्ग सचिवालय के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। प्रदेश का तमाम 4 लाख पूर्व कर्मचारी पेंशनर जितने हैं वो सब सचिवालय के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। उसका कारण ये है कि साथ खड़ा होना को राजनीति नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों के जो मुद्दे सचिवालय के कर्मचारियों के हैं, वही पेंशनर्स के हैं, वही प्रदेश के कर्मचारियों के हैं। और ये इतिहास है डॉक्टर साहब कि जब भी प्रदेश का कर्मचारी जागरूक हुआ है तो प्रदेश की सरकारों को सत्ता से हाथ धोना, ऐसा हालात ऐसे आने वाले समय में बनने वाले हैं और आप देखेंगे ऐसी बातों को। जी चलिए, किमटा जी जुड़े हमारे साथ। किमटा जी, संवाद की कमी कहीं ना कहीं चर्चा में यही उभर कर आ रहा है कि कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद सरकार की तरफ से 19 माह में नहीं हो पाया। 2 उदाहरण भी दिए गए, चाहे वो जिला परिषद कर्मचारियों के दिए गए, क्योंकि वायदे किए गए। उस समय वो धरने पे बैठे थे, आपके नेता जाते थे सारे और उनको बोलते थे नहीं हम आते ही ये कर देंगे। पटवारी कानगो का स्टेट कार्डर का चाहे इशू है, उनको भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पहले डराया धमकाया जा रहा है। ये चीजें कर्मचारी कब तक बर्दाश्त करेंगे, ऐसा घनश्याम जी का आरोप है।
और उन्होंने कहा कि जिस दिन लॉकडाउन की स्थिति सचिवालय की आ गई तो सरकार का वो के लिए बड़ा मतलब कष्टकारी होगा वो। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। तो क्या संवाद नहीं किया जा रहा आपकी सरकार में कर्मचारियों के साथ? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए अगर संवाद की बात करी जाए, पांच कर्मचारी संघ है हिमाचल प्रदेश में, और उन्हीं सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। रही बात 21 अगस्त की, जो 21 अगस्त को जिस तरह से सचिवालय का कर्मचारी बाहर निकला, तो उन्होंने जो वहां पर जो मंत्री के खिलाफ बोला, और साथ में अगले दिन मंत्री जी ने बयान दिया, मंत्री जी ने तो कोई पर्टिकुलरली किसी को सिर्फ इतना बताया कि जो नेता है, वो जो कर्मचारी वो अपना नेतागिरी कर रहे, उन्होंने इतना बोला था। लेकिन अगले दिन जिस तरह से टिप्पा टिप्पणी एक मंत्री पे की गई, पर्टिकुलरली एक मंत्री पर, उससे कहीं ना कहीं मंत्री को भी आहत होगी कि अल्टीमेटली आप कर्मचारी नेता है, आपको राइट टू स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन अपनी लिमिट में रहे। कर्मचारी भी कहीं ना कहीं, हम प्रदेश सरकार कर्मचारी हित है, और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस सरकार जितनी पूर्व में भी रही हो, वर्तमान में रही हो, सबसे ज्यादा अगर हितकारी है तो हमेशा कांग्रेस सरकार रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये वास्तविकता भी है। और हमने जो वादे किए थे ओपीएस को लेकर, आते ही हमने लागू भी किए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, मेरी बिल्कुल जो संवेदना है कर्मचारियों के साथ है कि आज कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का एक पहिया है, किसी भी सरकार का पहिया है चलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी, और खास तौर पे कर्मचारी नेता को, कर्मचारी तो ठीक है, अपनी लिमिट में कहीं ना कहीं, आप जब आप भाषण देते हो तो एक लिमिट में होनी चाहिए और एक मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार में भी कुछ लोग सरकार में है। और इसलिए प्रिविलेज मोशन भी मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने प्रिविलेज मोशन इसलिए लाया क्योंकि पर्टिकुलरली उन मंत्रियों के ऊपर काफी अनाप शनाप बयानबाजी की गई, पर्टिकुलर कुछ चंद नेताओं द्वारा। सभी कर्मचारी ने नहीं किया, कर्मचारी की जो नेता था उन्होंने किया, उसमें भी उनको कहीं ना कहीं शब्दों की जो इस्तेमाल है वो लिमिट में लाने चाहिए थे। और आपने बहुत कुछ उनके खिलाफ बोला, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हिंदुस्तान का, उनको भी प्रिविलेज मोशन का एक अधिकार है, वो अधिकार लेके आए। लेकिन हमें लगता है कि आज कर्मचारी और सरकार का एक तालमेल होता है, कोई भी सरकार कर्मचारियों के बगैर नहीं चलती, और अल्टीमेटली क्योंकि कोई भी काम करना है वो कर्मचारियों ने करना है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ये सारी चीजें समझते हैं कि इसमें संवाद होना चाहिए। और इमीडिएटली आपको अगर याद होगा, उसके बाद 2 कर्मचारी जो संघ थे उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई, और उनकी जो चीजें भी थी, डीयू को लेकर बात थी और चीजों को लेकर थी, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कुछ समय दीजिए और आपकी जो ये ड्यू है ये हम प्रदेश सरकार देगी। लेकिन आज घनश्याम जी एक भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए, एक कर्मचारी नेता के तौर पे नहीं है। लेकिन हमें देखना होगा कि आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी समझता है कि प्रदेश सरकार के वित्तीय बोझ किस तरह से। माननीय मुख्यमंत्री ने 21 अगस्त से पहले सोलन का दौरा किया, और जो कर्मचारी नेता उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप 4-5 महीने का समय दीजिए, मैं आपकी डीए की किस्तें भी जो है चरणबद्ध तरीके से जो है दे दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि कर्मचारी नेताओं को भी, या कर्मचारी जितने भी हमारे संघ है, उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारे आज प्रदेश सरकार की हालत क्या है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हमारा जो खर्च है वो कर्मचारियों की पेंशन पे जाता है, कर्मचारियों की सैलरीज पे जाता है। तो अल्टीमेटली जब तक सरकार की आमदनी नहीं होगी तो वो सारी आमदनी, ये सारी जो है कर्मचारी पे जो खर्च होती है वो किस तरह से हो। तो मुझे लगता है कि आज कर्मचारी को भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए कि हम अपनी प्रदेश की जो इनकम है उसे कैसे बढ़ाया जाए, और एक एक जिसको बोलते हैं ना, एक ड्राइवर की भूमिका के तहत कर्मचारियों को सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन जहां तक रही, इन्होंने कहा नियत और नीति, मुझे लगता है प्रदेश जब से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की सरकार आई है तो नियत भी साफ है, नीति भी साफ है। अगर नियत साफ ना होती तो शायद सबसे पहले ओपीएस लागू ना करते। इनकी भाजपा की सरकार थी, इनकी भाजपा की सरकार ने भी उस वक्त, जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि जिसने अगर राजनीति करनी है कर्मचारी तो वो इलेक्शन लड़े और राजनीति करे, लेकिन ओपीएस नहीं मिलेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सरकार बनते ही सबसे पहले ओपीएस लागू की, और मुझे लगता है कि सेक्टर के यही एम्प्लॉयज थे जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और पूरे कैबिनेट को जो है लेकिन किमटा जी जो कर्मचारी थे, 4 नेताओं को शो काज नोटिस सचिवालय प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा दे दिया गया था, और उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। इस कार्रवाई को तो पहले पूरा होने देते, प्रिविलेज मोशन की जरूरत क्यों पड़ी? प्रवीण जी ने ठीक इंगित किया इसको कि कहीं ना कहीं या तो कुचलने की तैयारी है, या फिर ये जो अलाव है ये बड़ी आग बनकर सामने आ सकता है। 2 चीजें होंगी। देखिए अल्टीमेटली प्रिविलेज मोशन धर्माणी जी ने लाया, वो भी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, आर्टिकल 194 के तहत उन्होंने जो भी ये प्रिविलेज मोशन लाया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए डॉक्टर साहब बहुत बड़ी स्पष्ट सी बात है, कहीं ना कहीं कर्मचारी नेता ठीक है, आप कर्मचारी नेता है, सरकार आपके साथ है, लेकिन
कहीं ना कहीं भाषा पे मर्यादा रखनी चाहिए कि आप अल्टीमेटली आप सिर्फ एक पब्लिसिटी लेने के लिए किसी की व्यक्ति की पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना कपड़े ना उतारे। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक आपके बैरियर लगने चाहिए कि आप जरूर आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू स्पीच का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि आप अगले व्यक्ति का है, वो भी प्रदेश सरकार नहीं, में मंत्री ठीक है, है, आपकी अहम बात भूमिका ठीक निभा है, रहे हैं। लेकिन प्रिविलेज मोशन जो है विधायिका की कार्य प्रणाली को लेकर अगर टीका टिप्पणी हुई है तो उस पे होना चाहिए। उन्होंने किस पे टीका टिप्पणी की है? उन्होंने आपकी ब्यूरोक्रेसी पे की है। उन्होंने ऐतराज जताया है कि जो जितने भी आपने मंत्रियों के कार्यालयों में पूछते हैं कि कौन सा ओएसडी, ये घर वाला ओएसडी, ये ऑफिस वाला, ये कंस्टिट्यूंसी वाला, और सुनिए सुनिए, इस तरह की फजूल खर्ची की जो मंत्रियों के ऑफिस बन रहे हैं 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया लग रहा है उस पे की, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में रेनोवेशन एक्सपेंशन है 19 करोड़, उस पे उन्होंने जताया। मेट्रोपोल पे तोड़ने की चीज बताई। उन्होंने मुख्य सचिव की कार्य प्रणाली पे उंगली उठाई। उन्होंने मुख्यमंत्री पे कहीं कोई बात नहीं की। उन्होंने विधायकों के आचरण पे कोई बात नहीं की। उन्होंने 15,000 टेलीफोन भत्ते पे जरूर बात की कि मासिक क्यों मिलना चाहिए जब हमारे हालात खराब है प्रदेश के और हमें डीए नहीं मिल पा रहा, इतने सालों से एरियर नहीं मिल पा रहा, और 15 अगस्त को जो अनाउंस होता था पहली बार अनाउंस नहीं हुई वो चीजें। तो विधायिका की कार्य प्रणाली कहाँ आ रही है इसमें? सवाल ये है। नहीं, देखिए अल्टीमेटली उन्होंने कहा ओएसडी, किसी भी सरकार की प्रिविलेज होती है, किसी भी सरकार ओएसडी रख सकती है, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे मंत्री है। कर्मचारियों को नहीं कहना कि आपके घर का ओएसडी वगैरह। अल्टीमेटली ये सारी चीजें थी जिसको लेकर कर्मचारियों को अपनी बात करनी थी, हित की डीए की किस्तें चाहिए हमें वगैरह। ये नहीं चाहिए कि ये इन्होंने फजूल खर्ची, कौन सी फजूल खर्ची है? माननीय मुख्यमंत्री के जो पिछले बार के मुख्यमंत्री थे जयराम जी के टाइम, उस वक्त क्यों नहीं लाया? इन्होंने कहा जहां पे एक मंजिल में भी लिफ्ट लगी है तब तो कुछ नहीं कहा कर्मचारी नेताओं ने। फिर कहाँ सोए थे कर्मचारी नेता? अल्टीमेटली आपके अगर वो एमएलए हॉस्टल की बात करें तो एमएलए हॉस्टल किसी पर्टिकुलर उसके लिए वो बीजेपी वालों के लिए भी बनेंगे, कांग्रेस के लोगों के लिए बनेंगे। वो एक व्यवस्था है क्या कर्मचारियों के लिए? आपका हिमाचल शिमला में पूरे प्रदेश में इनके रहने के लिए आवास नहीं बने हुए? आवास बिल्कुल बने हुए, क्या किसी भी डिपार्टमेंट के लोग? ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जो है एक व्यवस्था है, वो चाहे कर्मचारी लोग है, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री, में व्यवस्था है। अल्टीमेटली मंत्री तो 5 साल बाद नहीं रहेंगे, दूसरे मंत्री आएंगे। तो कहीं ना कहीं रेनोवेशन एक पार्ट ऑफ हिस्सा होता है किसी भी सरकार या किसी भी गवर्नमेंट का, तो वो चीज कर रही है। तो मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा फोकस अपने डीए पे करना चाहिए था, जो उनकी जो थी उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, ना केवल कि आपने पिछली सरकारों में कितने आपके ओएसडी रहे उस पर तो कोई बात नहीं की। अल्टीमेटली ये किसी भी सरकार के प्रिविलेज होता है, और अपने किसी काम को इसको इजी वे में आउट करने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी का कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई लोग है कैसे आएंगे? अब कर्मचारी तो वहां सेक्टर में बैठे उनको तो मालूम नहीं है कि कौन से लोग वहां से कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहे। तो अल्टीमेटली इसको इजी जो एक संवाद बना चलिए सके सरकार और कर्मचारी के बीच, तो वो इस तरह की एक कड़ी जो है प्रदेश सरकार ने उसमें, और ये अभी की इतनी है, ये पिछली सरकारें भी थी, उससे पूर्व कांग्रेस की सरकारें, तब भी चलते रहे इस तरह। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भी एक संवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री इनके साथ करेंगे, और ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये समाधान जो इनका हल हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने माना भी है कि आपकी चलिए ये जो हक है उसको हम देने के लिए तैयार है, लेकिन चलिए थोड़ा समय चलिए दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। चलिए 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 घनश्याम जी कुछ बोलना चाह रहे थे उनको। बाकी इन्होंने बहुत बातें रखी, उसका जवाब मैं आज के मंच पर नहीं दूंगा। 2 बातों का जवाब जरूर देना। जिन्होंने कहा कि अनाप शनाप बयानबाजी, अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कहां से हुई है? कर्मचारियों ने नहीं की है। आप किमटा जी, कर्मचारियों का जो 21 तारीख का पोसेशन था उसको ढंग से चेक करके देखें। ये शुरू हुई है सरकार के मंत्रियों के द्वारा, शुरुआत की है, और जब शुरुआत कर दी है तो उसका अंत जो है वो भी देखना बहुत जरूरी है। सहन शक्ति भी होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि बोझ, मैं इस बात को 19 महीने से हम भी सुने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी सुने जा रहे हैं और प्रवीण जी भी सुने जा रहे हैं कि बोझ, भैया बोझ है किस चीज का? इस चीज को आप स्पष्ट तो करें। बोझ है प्रदेश की जनता के लिए, बोझ है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सरकार की मित्र मंडली के लिए कोई बोझ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप किमटा जी? एक व्यक्ति की तनख्वाह 30,000 रुपए होती है और उसको रातों रात 1,30,000 रुपया कर दिया जाता है। कौन से बोझ की बात कर रहे हैं आप? ये बोझ कांग्रेस पार्टी के द्वारा डाला गया, पैदा किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आज दिन तक के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुम्मा जुम्मा पहली बार मंत्री बने
और 3-3 करोड़ रुपया दफ्तरों की रेनोवेशन के लिए मांग रहे हैं। ये तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं सचिवालय के कर्मचारियों का कि उन्होंने प्रदेश की जनता को सच का आईना दिखाया है कि क्या हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं ये लोग। ये पैसा जनता का है, प्रदेश की सरकार का नहीं है। ये एक-एक पाई जनता के टैक्स से ली जाती है। और दूसरी बात आपको और बताता हूं मैं, कांग्रेस पार्टी झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इनके मुख्यमंत्री, इनके वित्त सचिव झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि 6 तारीख को पैसा आएगा तब सैलरी डालेंगे। डॉक्टर साहब आपके पास भी रिकॉर्ड है, सैलरी 5 तारीख को पड़ी और केंद्र से पैसा 6 तारीख को आया। 5 दिन तक प्रदेश की कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी सरकार झूठ क्यों बोलती रही? इस बात का जवाब दीजिए आप। 5 तारीख को इन्होंने पेंशन सैलरी डाल दी। जिस पैसे का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, आपके सामने कहा डॉक्टर साहब, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, उन्होंने विधानसभा के अंदर सचिव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 6 तारीख को हमारा पैसा केंद्र से आ जाएगा, हम सैलरी दे देंगे। मैं हैरानी, 5 तारीख को आ जाएगा कहते, मैं हैरानी से कह रहा हूं, ट्रेजरी के अंदर पैसा था, बैंकों के अंदर पैसा था, हमने भी जानकारी कलेक्ट की है, ऊपर से आदेश दिए गए कि तनख्वाह रोक दो। ऐसा क्यों? अगर आपके पास पैसा नहीं था तो 5 तारीख को सैलरी कहां से पड़ी? इस बात का जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। केंद्र से पैसा 6 तारीख को आया है, ऑन रिकॉर्ड आया है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं कल शिमला में था, रिकॉर्ड हमारे पास 6 तारीख को केंद्र से पैसा आया है, लेकिन सैलरी 5 तारीख शाम को पड़ चुकी थी। इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए, क्यों ऐसा क्यों है? चलिए मैं प्रवीण जी से जानना चाहूंगा। प्रवीण जी, ये जो एक आगाज हो गया है, मतलब सरकार के एक अल्प सा कार्यकाल है अभी हुआ है, उसी दौरान कर्मचारियों का भी हेड ऑन हो गया है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है, क्योंकि विधानसभा की तरफ घेरा गया है इस चीज को प्रिविलेज मोशन लाकर, क्योंकि स्पीकर साहब संकट मोचन बने हुए हैं सरकार के, चाहे वो पहले राजनीतिक संकट था, अब कर्मचारियों का संकट है। अब भी कहीं ना कहीं उस तरफ कर दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं इस मामले को संभाल लेंगे। क्या सरकार सक्षम नहीं थी इसको संभालने में? जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, जी मुझे हमेशा से लगता है कि जब आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत हो और आप उससे टकरा नहीं पा रहे हो, तो या उससे आप लोगों के ध्यान भटकाना चाहते हो, तो कहीं न कहीं उससे और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दीजिए ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। इस पूरे मामले में जहाँ वित्तीय स्थिति के ऊपर चर्चा होनी थी, वो भटक के कहाँ चली गई? प्रिविलेज मोशन में। तो जी यही सारी सिचुएशन है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है इस सरकार को कोई 3 या 4 ऑफिसर्स ऐसे हैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत जो मेरी धारणा बनी है सरकार के 15-16 महीनों के कार्यकाल में, 3-4 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो सरकार को लग रहा है कि पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। और जिसके चलते जो है ये जो क्योस की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई हुई है। कहीं न कहीं हर दूसरे तीसरे दिन आंदोलन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ अलग-अलग टाइप से धारणाएँ, टिप्पणियाँ हुई जा रही हैं। वित्तीय स्थिति के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तो केंद्रीय कर और केंद्रीय आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में 22,725 करोड़ रुपए आए थे। और वर्तमान सरकार को 23,700 करोड़ रुपए आए हैं, जो 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो वित्तीय स्थिति तो खराब नहीं हो सकती है। जो पैसा आना था वो 1,000 करोड़ रुपए 2 सालों के अंदर ज्यादा आया हुआ है। तो अगर कोई कहे कि वित्तीय स्थिति खराब है तो ये सच में गलत है। देखिए, ये निष्पक्ष आंकड़े हैं, ये सरकार के ही ईयर बुक से मैंने लिए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए हैं। दूसरा, जिस तरह से सरकारी आंदोलनों को दबाया जा रहा है और संवाद नहीं किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है संवाद नहीं करना। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। आपके साथ रहने वाले कर्मचारी अगर आपके साथ खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ी बात है ये संवाद की कमी है। और मुझे ये लगता है कि सरकार जानबूझकर संवाद करना ही नहीं चाह रही है। अगर वो जी इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था, तो कहीं ना कहीं सरकार और कर्मचारियों के बीच में, सरकार और लोगों के बीच में, सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में जो तारतम्य है, उसकी बीच में कमी आती जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो आम आदमी की सरकार बोल के आई थी, ये अब आम आदमी की सरकार नहीं दिख रही है। खिमटा जी, इस बात का आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि लगातार प्रिविलेज नोटिस, ये हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कहीं न कहीं सरकार की छवि इन सारे मामलों से खराब हो रही है। चलिए चलिए तो चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और कांग्रेस की सरकार के साथ संबंध गड़बड़ा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। मामले कोई भी हो, और पहली बार
हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधानसभा के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्मानी कर्मचारी नेताओं 5 नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आते हैं। और उसके बाद अब कर्मचारी संगठन क्या करेंगे? जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि संवाद की कमी कहीं न कहीं है और मामलों को अलग रंग देने की कोशिश की जाती है और कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिसको सँभाल नहीं पा रहे हैं। अभी कर्मचारियों का मामला भी विधानसभा की तरफ मोड़ दिया गया है और सरकार कहीं न कहीं कुछ लोगों की आम जनता की सरकार ना बनकर कुछ लोगों की सरकार होगी, ऐसा प्रवीण जी का कहना है। घनश्याम जी का कहना है कि बड़ा आंदोलन का प्लेटफ़ॉर्म खुद सरकार ने तैयार कर दिया है और जिस दिन सचिवालय खाली हो गया, उस दिन सरकार के लिए बड़ी आफ़त आ जाएगी क्योंकि सचिवालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं। उनको कानून से बाँधने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रवीण जी का कहना था कि विधायिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ कोई टीका-टिप्पणी कर्मचारियों ने नहीं की है। उन्होंने टिप्पणी की है सरकार के सिस्टम पे, मंत्रियों पे, सीपीएस पे और सलाहकारों पे, ओएसडी पे और अफ़सरशाही पे। लेकिन मामला विशेषाधिकार हनन तक पहुँच गया, तो ये एक बड़ा रूप लेगा आने वाले समय में। तो हमने इसी विषय पे आज चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।